92 में जब हमारी सरकार बनी, वो कल्याण सिंह जी के समय में वो ढांचा गिराया गया, वो ढांचा गिराया गया। तो इसी केंद्र में बैठी सरकार, नरसिम्हा सरकार ने 4 चुनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दी। ये कोई युद्ध नहीं था, मेरा युद्ध नहीं था, ये था कि जिन्होंने दुस्साहस किया हिंदुस्तान के अंदर, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 9 अड्डों को आतंकी अड्डों को उन्होंने समाप्त करने का था। वो एजेंडा सुझाए, एक हफ्ते से एटीवी में चल रहा है, तेज प्रताप लालू ये तो परिवार, क्या मतलब, ये तो चुनाव का प्रोपोगंडा है। थोड़ी बहुत सांगुल बटोले के देखे, हमारे बड़े बेटे नहीं सके तो मैंने दल से बाहर कर दिया, और दल से बाहर कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया। तो जो उस बिटिया का क्या वो न्याय करेंगे, जो भारतीय जिसने शादी करी थी, एक घर में जिसने शादी की, उसकी वो क्या आई थी, उसने कौन सा अपराध किया। नमस्कार। आज हमारे बीच में भाजपा पार्षद, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री भाजपा के श्री अवधेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जनता के बहुत प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, और जनता इनके लिए हमेशा तत्पर रहती है। और आप भी अपने कार्यों के द्वारा जनता में, लोगों के बीच में, दिलों में राज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिससे जनता के बीच में इतना ज्यादा प्रचलित है। अवधेश जी, आपका पारदर्शी विकास समाचार पर तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अवधेश जी, सबसे पहले तो यही कि आप राजनीति के क्षेत्र में आए, हालांकि आपको 36 वर्ष हो गया, जैसा कि आप 1989 से भारतीय जी। जनता पार्टी। तो आखिर में राजनीति में आने का कारण क्या था, इसको आपने क्यों चुना? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में जी। विद्या मंदिर में मैं था, तो उसी समय सुबह प्रार्थना के बाद कुछ न्यूज़ों को बताया जाता था, फ्लैश किया जाता है कि आज देश में ये प्रमुख घटनाएं हुई। उस समय 84 के आसपास की और उधर खालिस्तान की मांग बहुत तेज थी, और संघ की एक स्वयं शाखा में कुछ खालिस्तानियों ने वहां के स्वयंसेवकों की निर्मम हत्या कर दिया। अच्छा। तो चूंकि परिवेश और संस्कार वहां से आया, तो मुझे भी लगा कि देश के लिए कभी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत एक दिमाग में हुई कि नहीं, कुछ ना कुछ आने वाले समय में, भविष्य में जरा देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो वो उसी को लेकर फिर राजनीति में थोड़ा पदार्पण हुआ। सबसे पहले राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, पहला आंदोलन हुआ, दूसरा आंदोलन हुआ, तीसरा आंदोलन हुआ, दूसरे और तीसरे आंदोलन हम लोग सम्मिलित हुए। उस समय बजरंग दल हुआ करता था, हिंदुओं के नाम पर और संगठन के नाम पर, और बाल काल से स्वयंसेवक थे। तो वहां से हम लोग की शुरुआत हुई, संगठन से शुरुआत हुई, और फिर शुरुआत में जो भी राम जन्म आंदोलन के कोई भी कार्यक्रम रहे संगठन के द्वारा दिए गए, तो उस पर हम लोग हमेशा तत्पर अग्रिम भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो आपकी जो बेसिकली है, यानी कि आरएसएस आपकी मुख्य धारा, आपकी आत्मा में आरएसएस का मुख्य था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इस आरएसएस, खैर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुत्व का एक संगठन है और हमेशा राष्ट्र के लिए ही काम करता है। एक बात और कि जब आपने 89 में राजनीति चुनी, तो किन किन पड़ाव से आपको गुजरना पड़ा? उस समय तो पढ़ाई चल रही थी, मैं अच्छा। 6 या 7 में था जी। वो 84 का दंगा भी हम लोगों ने देखा है जी, और 90-92 का भी दंगा देखा है जी। तो जब हम लोग इस तरह समाज के लिए परिवार से निकले जी काम करने के, उस समय बहुत कम लोग हुआ करते थे जी। उनमें से हम लोग भी निकले, हम भी निकले समाज में काम करने के लिए, और एक ललक थी कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। और उस समय परिस्थितियां राजनीतिक जी बहुत भिन्न हुआ करती थी, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, राजन आंदोलन का, और इससे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी एक आंदोलन किया था, 2 विधान 2 निशान 2 संविधान, धारा 370 लेकर, कश्मीर को लेकर।
तो चीजें रहती थी, तो विभिन्न कार्यक्रम जब आते थे पार्टी में तो उस पर हम लोग हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता था, और उसके नाते एक कह दीजिए कि धारा बह गई, उस धारा के साथ बहते हुए चलते आज इस पड़ाव पर है। विपक्ष ने, या यूं कहिए कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सरकारों ने जनता को वास्तविकता से अवगत नहीं होने दिया और आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा भाजपा को, जी जिसके तहत 370 जो भी आपने बोला, राम मंदिर 370 जैसे प्रमुख मुद्दों पर उनका कहना था जनता से कि ये सिर्फ वादा करते हैं, करते कुछ नहीं है। जबकि आपकी चूंकि सरकार ही नहीं बनी थी, इसलिए आप विशेष कुछ नहीं कर पाए। तो कैसे इन समस्याओं का सामना आपने कैसे किया? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष का अपना मुद्दा था, लेकिन मैं कहूं कि हम, विपक्ष ने कहा कि वादा करते ही निभाते नहीं, इनकी चुनाव या चुनाव के समय वादा करते। 89 के बाद 90 92 में, जब 92 में 92 में जब फुल फ्लैश सरकार बनी कल्याण सिंह जी की, तो कल्याण सिंह जी, हम लोग वादा करके रामजन्म भूमि के लिए आए थे। भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए हम लोग समर्पित थे कि हमने जो कहा है वो करेंगे जरूर। और 92 में जब हमारी सरकार बनी और कल्याण सिंह जी के समय में वो ढांचा गिराया गया, तो इसी केंद्र में बैठी सरकार, नरसिम्हा सरकार ने 4 चुनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गिरा दी गई। हम लोग इसलिए नहीं चुन के आए थे, कि हमें जो 5 साल सत्ता का लोभ लेना है। हम चुन के आए थे, हमने जो वादा किया उसको चाहते 5 साल के अंतिम दौर में करते, लेकिन हमने जिस नारे के साथ आए थे, जिस वादे के साथ आए थे, वो हमने पूर्ण किया और 2 साल के अंदर वो ढांचा गिरा दिया। और यही विपक्ष, जहां 89 मुलायम सिंह थे फुल फ्लैश सरकार में, कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई, क्या तांडव नहीं किया विपक्ष में सत्ता उस समय के प्रदेश के मुखिया होने के नाते। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा करते हैं उसको 100% निभाते हैं, ये कोई भी दल नहीं कह सकता। अब तो खैर लोग जान गए हैं इस बात को और हम लोग धारा मानने भी लगे 370 हैं। के लिए भी आए थे, हमने कहा था हम सरकार में आएंगे 370 हटाएंगे, 370 हटाए। अब तो लोग इस बात को खैर मान रहे हैं और लोगों ने देखा कि 370 भी भाजपा ने हटाई, राम मंदिर भी बनवाया, 3 तलाक जैसे मुस्लिमों के हित के कानून को भी लागू किया। जबकि हमेशा एक आरोप ये लगा कि भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है, जातवाद की राजनीति भाजपा करती है। ये उनका भ्रम था, क्योंकि अगर भ्रम नहीं फैलाएंगे तो एक वर्ग का उन्हें वोट चाहिए। आम जनमानस में विपक्ष है नहीं, आप उनकी स्थिति देख चुके हैं। और शुरू से जनता हमेशा, आज भी लोग कहते हैं कि हम लोग ठगते चले आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव बीपी सिंह की सरकार रही हो, देवेगौड़ा रही हो, चाहे किसकी भी सरकार रही हो, हमेशा उसमें जनता को ठगने का काम किया। और देश के अंदर प्रमुख पार्टी, मुख्य पार्टी होकर हम उभरते चले आ रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे हम लोग का अभी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम अगर आज फ्री में अन्न दे रहे हैं तो एक वर्ग को नहीं दे रहे हैं। हमारी जगह वो होते तो वो एक वर्ग के लिए प्राथमिकता रखते, हम लोग एक वर्ग को निग्लेक्ट करते, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास। कोरोना है तो हमने सबके इंजेक्शन लगाए, सबका ख्याल रखा, और वही उन बहनों के लिए काम किया गया जो 3 तलाक का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। हम चाहते, हम क्यों करते, लेकिन मेरा नारा ही शुरू से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि देश में अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा, या लाइन में अंतिम व्यक्ति जो निचले स्तर पर है, जब तक हम उसको आगे लेके नहीं आएंगे तब तक समरसता और संभाव नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात और कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, मोदी सरकार, भाजपा सरकार लगातार राष्ट्र हित पे ही काम कर रही है, लेकिन एक वक्फ बिल को लेकर के, जो वक्फ एक्ट बन चुका है, एक्ट को लेकर के भी अभी बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ये मुस्लिमों के हित में नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 3 तलाक पर भी वो लोग तैयार नहीं थे, वक्फ का आया, कानून आया,
ये उन मुसलमानों के लिए। अब देखिए, एक मतलब एक कह दिया जाए कि जैसे माँ एक जैसे कहा जाए कि उनको शहजादे के रूप में जो जी विकसित हो चुके हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी के नाम पे उन्होंने वक्फ घोषित कर दिया, वही संचालित करें। वो गरीब मुसलमान, मैंने कहा ना कि वो हम लोग पंडित दीनदयाल जी ने कहा अंतिम व्यक्ति की बात करें, तो पसंदीदा मुसलमान जो अर्थ रूप से बहुत कमजोर है, जी उसके उत्थान के लिए लाए। आज तो लग रहा होगा मुसलमानों को कि यार ये है ठीक नहीं है, लेकिन कल आने वाले समय में उनको ये फायदा दिखेगा कि हम मुझे भी उनके बराबर सम्मान मिल रहा है, मैं भी उनके साथ खड़ा हो सकता हूं, वो जो अपने को ऊंच और नीच के स्थिति में लाते हैं। तो वो उनको तब महसूस होगा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लिए अच्छा काम। यानी बेसिकली अगर बिल्कुल हम दूर, भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता आने वाले समय में सबके लिए, सारे वर्ग के लिए। कहा जाए तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर के कुछ लोग बैठ के मलाई खा रहे आप थे देखिए, और आप नीचे अभी वालों को, मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं दे रहे थे। बिल्कुल नहीं मिल, वक्त की जमीनों की, वक्त की संपत्ति को जी आप देखिए ना, एक वर्ग के एक, अगर वर्ग उनमें भी वर्ग है, एक वर्ग के लोग काबिज है। बहुत सारे ऐसे इस तरह के मुसलमान हैं जिनको, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो आज भी वो जिस दशा में थे वहीं पर है। वही पे जी। तो भाजपा इसके लिए काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। देखिए, जी देश, हिंदुस्तान जो है सभी को लेकर चलने वाला है। 1947 में देश का बंटवारा जरूर हुआ था, और जिन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ, आज भी हम उनको अपनाएंगे। हमारे सरधर्म समभाव की बात करने वाले हम लोग हैं, और सनातन धर्म हमेशा से कहता रहा है जी कि सबके लिए हमें करना है, सारे प्राणी जगत के लिए हम लोग नारा लगाते हैं। तो हम ये देश ऐसा, आप देखिए ना, पाकिस्तान बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बंटवारा हुआ, और वहां पर क्या स्थिति है लोगों की। और आज हिंदुस्तान के अंदर देखिए, वो खुले आम सांस ले रहे हैं, हम लोगों के साथ रह रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। एक बात और, अभी ऑपरेशन सिंदूर जी चला। ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी जी ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बिल्कुल उनके 9 अड्डों को समाप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक कि उनके कई ऐसे जो लॉन्चर पैड थे उनको भी नष्ट किया। जी जी जी। उसके पश्चात में फिर विराम हो गया, हम्म सीज फायर हो गया, हम्म। जिसको लेकर के विपक्ष ने कहा कि ये जानबूझ करके इन्होंने युद्ध को रोक दिया और इस तरह से गड़बड़ किया, ये इनको नहीं करना चाहिए। इसके पीछे विपक्ष की क्या मंशा थी, या क्या सही था, या विपक्ष की कोई चाल थी? विपक्ष को कुछ ना कुछ तो करना है, जी कुछ ना कुछ तो बोलना है। अगर हम गौतम बुद्ध की धरती कहते हैं, बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, रसिया गए, सब जगह गए, उन्होंने कहा युद्ध कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप, हम वहां तक भी नहीं टालते। आपने जब बिल्कुल जघन्य अपराध कर दिया, तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ी बात है कि हमने पाकिस्तान के अवाम को टारगेट नहीं किया, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपराध किया है उन 9 अड्डों को हमने समाप्त किया है। ये कोई युद्ध नहीं था, मेरा युद्ध नहीं था, ये था कि जिन्होंने दुस्साहस किया हिंदुस्तान के अंदर, उस ऑपरेशन सिंदूर के 9 अड्डों को, आतंकी अड्डों को उन्होंने समाप्त करने का काम। तो अब विपक्ष ये कहेगा, देखिए युद्ध, आप क्या समझते हैं, युद्ध की स्थिति क्या बनती है। आज हम जो आज लगातार आज 2-3 दिन न्यूज से चौथी रोड बन रहे हैं हम वर्ल्ड में, जापान को अपने पीछे चलाए, तो अब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और युद्ध किसी चीज का विकल्प नहीं होता। आप और हम अगर सोचे कि कल हमें मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो मेरा लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं आप सोचेंगे। आपको भी नींद नहीं आएगी, उनको भी नींद नहीं आएगी, आप भी डिस्टर्ब रहेंगे, वो भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो युद्ध कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ, हम छेड़ेंगे नहीं, हमें अगर छेड़ेगा कोई तो हम उसे छोड़ेंगे, सीधी सी बात। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताओ ना, कितने चुनाव विपक्ष के जो लीडर है सब एक साथ होकर कितने चुनाव लगातार हार रहे हैं। अभी फिर आ रहा है, बड़ा प्रदेश आ रहा है, बिहार प्रदेश आ रहा है, ये और प्रदेश आने वाले हैं।
आप देखिए उनकी क्या गति होने वाली है। विपक्ष में स्थिति यह है कि आप अभी बिहार की स्थिति देख रहे हैं। अच्छा, बिहार पे ये प्रश्न आपने कहा तो आपसे है कि अभी ये जो लालू परिवार में एक प्रश्न आपसे ये है कि राजनीतिक लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन आम जनता या जो व्यक्ति उसका सफरर होता है, जैसे कि हम आपसे बताना चाहते हैं, स्पष्ट क्लियर करना चाहते हैं कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक अपना मैसेज ट्वीट किया कि 12 साल पहले मेरी ये लव अफेयर चल रहा था और मेरे रिलेशनशिप भी 12 साल से हैं। यदि ऐसा था तो 4 साल पहले जो उन्होंने अपनी ऐश्वर्या से अपने बेटे की शादी की, तो ये क्या जायज था? राजनीतिक दलों के रहते हुए क्या ये जायज काम किया था उन्होंने? जब आप, मैं तो ये कहूंगा जी कि राजनीतिक दल को अपनी जी सभी तरह की पारदर्शिता बना के रखनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि दल नहीं है, ये परिवार है। लालू प्रसाद यादव के सिवा और कोई परिवार का बाहरी व्यक्ति कोई उनके दल का नेता हो सकता है? ऐसा तो होगा नहीं। और जब परिवार से आप किसी को हमेशा ही बनाते रहेंगे, राबड़ी रही, उनके बड़े बेटे, छोटे बेटे, सब परिवार के साले, सभी लोग का जंगल राज में राज रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दुष्परिणाम। ये कोई, देखिए, ये समाज के लिए काम करने नहीं निकले हैं, ये स्वयं अपने लिए निकले हैं, अपने परिवार को बनाने के लिए, कि परिवार से पार्टी चल रही है। परिवार से छोड़ के किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। जैसे ये अभी लालू ने बोला कि हमने तो तेज प्रताप को अपने से बेदखल कर दिया अपने परिवार से, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि वो बड़े भाई हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, उसमें हम कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। क्या ये चुनाव को देखते हुए प्रोपेगेंडा है? इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको भी और सबको भी लग रहा है, लगातार मीडिया में चल रहा है, ये चुनाव का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि देखिए मेरे भाई ने ऐसा किया इसलिए हम निष्पक्ष होकर जनता के साथ। आप अपने परिवार की और अपने पार्टी बचाने के लिए आप चुनाव के समय प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या मतलब? जनता का कोई एजेंडा लेके आइए कि हम ये मुद्दा लेके आए जनता के बीच में और ये इन्होंने नहीं किया, मैं ये कर रहा हूं, कोई एजेंडा सुझाए। एक हफ्ते से ये टीवी में चल रहा है, तेज प्रताप, लालू, ये तो परिवार, क्या मतलब है? ये तो चुनाव का प्रोपेगेंडा है, थोड़ी बहुत सहानुभूति बटोरने के, देखे हमारे बड़े बेटे ने ऐसा किया तो मैंने दल से बाहर कर दिया, और दल से बाहर कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया। तो जो उस बिटिया का क्या न्याय करेंगे जो भारतीय, जिसने शादी करी थी एक घर में, जिसने शादी जो उसकी हो के आई थी, उसने कौन सा अपराध किया? इस बात का भी तो जवाब दे। ये भी तो बताए, अपने बेटे को बाहर कर दिया, उस बिटिया का कौन सा अपराध था कि आपके बेटे के साथ शादी हुई? उसके लिए भी तो कोई निर्णय करे। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला समाजवादी पार्टी भी समाप्त होने वाली है। समाजवादी पार्टी तो पीडीए कह रही, हम तो पीडीए पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीडीए का गठबंधन अभी आपको भविष्य में 27 में दिख जाएगा, और एक बार पुनः सत्ता में जब नहीं आती, ये कोई बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी नहीं है देश की, ये परिवारवाद पार्टी है। और जब परिवारवाद पार्टी अगर सत्ता से एक बार, दो बार, तीन बार बाहर हो जाती है ना, दल समाप्त हो जाते हैं, दल समाप्त हो जाते हैं। पार्टी चलाने के लिए लोग चाहिए, पार्टी में मिलते नहीं है लोग, जुड़ते नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले भविष्य में आप देखिएगा समाजवाद भी समाप्त हो जाएगा। कोई एक दल बनाएगा परिवार का, कोई एक दल बनाएगा, कोई एक दल बनाएगा, कोई दूसरा दल बनाएगा, और एक एक विधायक सांसद अकेले चुन के आएंगे, वो परिवार के 5 या 10 लोग ही बचेंगे उस परिवार में जो चुन के आए, और बड़ा कठिन समय आने वाला है कि वो भी चुन के आए। 27 में आने वाला समय है, अब देखिएगा उसका परिणाम। अच्छा अवधेश जी, अब हम आते हैं आपके अपने व्यक्तिगत मैटर पर। आप चूंकि एक पार्षद भी हैं, और एक पार्षद के नाते आप किदवई नगर क्षेत्र के पार्षद हैं,
तो ऐसी स्थिति में किदवई नगर में 90 और उसके आसपास 94 95 तक वहां पर जरा सी बरसात में घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है। इसमें कोई आज जो स्थितियां हैं वो भिन्न है। पानी भरने जैसी समस्याएं अब नगण्य हो चली हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आज वहां की जनता को बरसात के पानी से काफी हद तक निजात देखिए, मुझे अभी किदवई नगर में जी 2 साल पूरे हुए हैं, किदवई नगर वार्ड 92 में पार्षद में। इससे पहले मैं वार्ड 18 उस्मानपुर में पार्षद था। मेरी पत्नी वहां पार्षद थी। तो कानपुर दक्षिण का जी सबसे बड़ा जल भराव वाला क्षेत्र मैं कहता हूँ कि वो वार्ड 18 भी है और वार्ड 92 भी है। क्योंकि जिस तरह उत्तर जिले में सीसामऊ नाला है, प्रमुख नाला सीसामऊ नाला है, वहां से जाता है, और तो दक्षिण का सबसे बड़ा अगर नाला है तो आरबीआई नाला है। आरबीआई नाला है और उधर वार्ड 18 में वो दैनिक जागरण से और नहर के नीचे से वो पानी जाता है पांडु नदी में, और ये सीओडी होकर जाता है। जब मैं पिछली बार चुन के आया पहली बार, तो मतलब कह सकते हैं कि चुन के आते ही, मतलब कहते हैं ना कि सर उठाते ही ओले पड़ना। जैसे ही मैं चुन के आया, चुनाव में ये 13 मई को वोटिंग थी, और कल का दिन जो था जी उस शपथ का था, और उसी के 15 या 20 दिन बाद, महीने भर बाद बरसात शुरू हो गई। मेरे लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था, लेकिन चैलेंज बहुत था। और मुझे खुशी होती है कि जनता के बीच में 24 घंटा रहना और रहकर उनके साथ उनका काम और सुख दुख को देखना। और जब कोई चैलेंज होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस चैलेंज को स्वीकार करना। तो मैंने जब देखा कि पहली बरसात हुई, बरसात में मैंने देखा कि आरबीआई नाला पूरा ओवरफ्लो, पूरा बह रहा है। रात में मैंने जेसीबी मंगाई, मैं स्वयं आरबीआई नाले पर खड़ा हुआ रात में 11 बजे, दो जेसीबी लगाकर उनको पानी को चलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर मैं उधर आया घनश्याम दास चौराहे पर, वहां पर भी पानी भरा, वहां पर भी काफी पानी जल भरा हो जाता था। मैंने यहां से लेकर और आगे सीओडी नाले का पूरा सर्वे किया, ए वगैरह को लेकर। बात तक मेरा पानी यहां से सीओडी नाले से जोन 2 होते हुए पांडु नदी में जाना चाहिए। मैंने देखा कि जोन 2 का पानी उल्टा आरबीआई नाले पे आ रहा है। हमने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, प्रॉपर में सफाई जब तक अगर नहीं होगी तब तक ये पानी का हम लोग विकल्प इसको रोक नहीं सकते हैं। और आरबीआई नाले पे एक बड़ा सा होल किया गया है, वो डायरेक्ट सीओडी नाले को जाता है, और ऐसे ये अभी आरबीआई नाला राइट जाके फिर जेड के आकार का यूं जाके और यूं मिलता है। अभी मैंने चीफ इंजीनियर को पिछले हफ्ते लगभग स्वयं बुलाया था, उनको मैंने दौरा कराया। हमने कहा देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण आरबीआई नाले का पानी उधर स्लोप न जाना, ये जो बाईपास यहाँ से निकला है उसकी वजह से वो नाला नीचे चला गया है। अच्छा हाँ, तो काफी एक्सरसाइज करने पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक उधर आरबीआई नाला, ये सीओडी नाला पक्का नहीं होगा, क्योंकि सिल्ट निकली और फिर मिट्टी से वो फिर भर गई, बरसात बरसात होगा, वो गल गल के मिट्टी कर गई, वो फिर वो बैक मारने लगेगा। तो अभी 3 साढ़े 3 करोड़ रुपया उन्होंने उधर आरबीआई उसको सीओडी नाले को दिया है पक्का करने। फिर भी मेरी बात हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर शहर में इस तरह के बड़े नालों को एक प्रोजेक्ट लेने जा रही है, जो आने वाले समय में बिल्कुल जल भराव ना हो, इसकी वो प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है। मेरी जो चीफ इंजीनियर से बात हुई, पिछली बार भी मैंने चीफ इंजीनियर से कहा था कि ये देखिए, नगर निगम के बस का ये नाला नहीं है, आप आईआईटी को ट्रांसफर करिए, वहां से आप इसका एक नक्शा डिजाइन कराइए, बरसात में पानी भर गिरे, स्पीड से निकल जाए, तो जब बरसात ना हो तो इसमें पानी बिल्कुल ना दे। तो उन्होंने एसबीटीयू को दिया था, अब वो किस स्थिति में लटक गया, वो परिस्थिति में बना। लेकिन वर्तमान समय में मुझे बताया कि सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट ये लिए जाने वाले हैं, जो जल भराव की स्थिति को बिल्कुल पूर्ण से खत्म करेंगे। तो दूसरा, ये जो अभी सीएम ग्रिड वाली रोड बन रही है, उससे भी एक नाला जो ये यूपी के राना से चलता है और इधर से मुड़ के और आरबीआई को मिलता है, वो भी एक बड़ा नाला जेड के आकार का जाता है। कभी भी नाले अगर जब सीधे जाएंगे तो उनका बहाव तेज होगा, सिल्ट नहीं रुकेगी, और नाले अगर घुमावदार होंगे तब कितना प्रयास कर लीजिए, आप ये मान लीजिए उनको आप ना के बराबर मानिए कि उनकी सफाई होगा। तो वो प्रयास चल रहा है आने वाले समय में, और इस क्षेत्र को आप ये बिल्कुल जल बिल्कुल बरसात में नहीं दिखेगा,
इस तरह की तैयारी चली। अच्छा, एक बात और, जैसे कि अपने प्रदेश के मुखिया ने भी बहुत बार कहा है और यहाँ के प्रशासन ने भी कहा है कि हम कम से कम 23.5 घंटे की हम विद्युत निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी केसा कर्मियों का फॉल्ट के नाम पे लगभग 7 से 8 घंटा हर एरिया में कटौती लगभग हो जाती है। जब हमने क्षेत्र के कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना ये था, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, नाम ना लेते हुए, उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमारी टीमों को घटा दिया है। अब कम टीमों होने की वजह से फॉल्ट, यदि 10 फॉल्ट होते हैं तो 10 फॉल्ट पे हम सब जगह एक साथ नहीं पहुंच सकते, तो मुझे पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में सप्लाई सुचारू करने में मुझे 5 से 6 घंटे एवरेज लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सारी की सारी गलती ये सरकार की है, प्रशासन की है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये सरकार की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कानपुर शहर के एमडी को सोचने की, विचारने की बात है। अभी हमारे बड़े भाई अग्रज हैं, हमारे माननीय अरुण पाठक जी एमएलसी, उन्होंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा है। अभी जागरण और प्रेस प्रहार में भी कई सारे लोगों ने इस बिजली की समस्या को लेकर उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इन समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। जो पहले स्थिति हुआ करती थी, देखिए आज के समय में बहुत बेहतर बिजली की समस्या, मतलब बहुत बेहतर बिजली की व्यवस्था है। मुझे याद है कि विपक्ष में जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 6-6, 7-7 घंटे बिजली नहीं आती, जिस शहर में नहीं आती थी गांव में कहा देते। तो उस समय मैं बिजली की एक समस्या को मैंने एक आंदोलन अनोखा किया था, वो प्रमुखता से पेपरों में, सभी समाचार पत्रों में छपा था कि एसी टीवी फ्रिज लेकर मैंने नहर पर उसको विसर्जन कर दिया है। ये टीवी फ्रिज और एसी रखने से कोई फायदा नहीं है, जब 6 घंटे 8 घंटे लाइट ही नहीं आएगी तो इसको सो बना के रखने का क्या फायदा। उसका हमने उसको नहर में विसर्जन करने का कार्यक्रम किया था। और तब की और अब की अपेक्षा में आंधी तूफान आ जाए वो तो बड़ फॉल्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक आपके शहर में पर्यावरण का भी काम है, उन्हीं के बीच से लाइन तार जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं है। उसमें आंधी तूफान में तो आपको समस्या नहीं मिली, लेकिन वर्तमान समय में बहुत अच्छी बिजली की समस्या है। हाँ, ये जरूर कर्मचारियों की जो कठिनाइयां आ रही है, जैसे कि उन्होंने आपने कहा कि 6 घंटे पहुंचने में, मुझे जानकारी है कि गाड़ियां शायद उपलब्ध जो थी वो हटा ली गई। पहले हुआ करता था एसडीओ जेई सब लाइन में रहते थे कि अगर ये पार्टी, मान लीजिए ट्रांसफार्मर चल रहा है और मैंने तुरंत जेई देखा और समस्या हो तो मैंने जेई को बोल दिया कि भैया ये देखिए आप फॉल्ट हो गई। अभी आपको फॉल्ट ढूंढने में समस्या आ रही है, क्योंकि अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो जो टोल फ्री नंबर है उसको मिलाइए, टोल फ्री नंबर फिर कंट्रोल रूम को बताएगा, वहाँ की वहाँ पर वो कम से कम आधा पौन घंटे की दिक्कत। इसके लिए माननीय हमारे लोकप्रिय एमएलसी माननीय अरुण पाठक जी ने कहा है और उन्होंने समस्या भी रखी है, जल्द जल्द कानपुर शहर की बिजली की समस्या को इसका रखा है। बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी प्रश्न और, कि अभी आपका 3 साल का कार्यकाल बाकी है, बिल्कुल। तो आप क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप ये मानिए कोई भी जनप्रतिनिधि होगी, कितना भी प्रयास करें, लेकिन पब्लिक की भागीदारी जब तक नहीं होगी तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि पार्क डेवलप मैंने कराया, और पार्क में जब तक पार्क के सराउंडिंग रहने वाले लोग, उनकी सहभागिता उस पार्क के अंदर नहीं रहेगी, उन्हें ये नहीं लगेगा कि ये पेड़ मेरे द्वारा लगाया गया है, इसमें मुझे पानी डालना है, इसको मुझे सींचना है, इसकी चिंता मुझे करनी है, तब तक वो पार्क विकसित नहीं हो सकता। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे पार्क डेवलप किए गए, लाखों रुपए पैसे लगाए गए, लाखों पैसे लगाए गए, लगाने के बाद पब्लिक की उदासीनता की वजह से वो पार्क फिर अपने पुरानी स्थिति में पहुंच गए। अब जैसे डोर टू डोर कूड़ा उठाने का अभियान चल रहा है, गाड़ियां लगी है, हो सकता है कि अभी सुबह 6 बजे के बाद 9-10 बजे तक आ सकता है,
लेकिन अपने घर पर एक डोर डब्बा रखकर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं उस कूड़े वाली गाड़ी पर हूं। आपने ये किया कि कूड़ा वाला आया कि नहीं आया, मेरी तो मानसिकता है मुझे देना नहीं, तो उठा के कूड़ा मैंने रोड फेंक दिया। अब जब रोड में जाएगा तो आपको दिखेगा कूड़ा रोड में पड़ा है, तो कर्मचारी झाड़ू लगा के जाएगा, उसके बाद कूड़ा पड़ेगा, तो फिर आपको गंदगी दिखेगी। हमारी जिम्मेदारी के साथ पब्लिक की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आपका शहर है, आपका मोहल्ला है, आपका घर है। आप जिस दिन ये मान लेंगे पार्क मेरे घर का आंगन है, तो आप मान लीजिए कि उस पार्क को चार चांद लगाने में या स्वच्छता में या उसको डबल रखने में कोई नहीं रोक सकता जब तक हमारी सहभागिता नहीं रहेगी। आप ये मैं ये कह सकता हूँ कि शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं चलते फिरते, ऑफिस जाते मैं देखता हूँ स्कूटी या गाड़ी में बैठते हैं, उन्हें लगा डस्टबिन है, डस्टबिन में रुक कर नहीं फेंकते हैं, ऐसे फेंक दिया। और फेंक दिया तो उसके देखिए कितने गंदे परिणाम आते हैं कि एक तो कूड़ा रोड पे रहा, दूसरा छुट्टे जानवर अगर घूम रहे हैं तो उन्होंने पॉलीथीन चबाया। तो पर्यावरण को, जानवरों को केवल हमारी एक छोटी गलती की वजह से कि छोटा कूड़ा के जो पॉलीथीन में बनाकर हमने वॉल की तरह फेंक दिया, वो हमको भी वही वो कूड़े का जो आपके द्वारा फेंका गया हमारे हमको और हमारे समाज और परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। रही विकास की बात, तो लगभग हमारे क्षेत्र की रोडें निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूँ, शानदार है। और जल भराव में एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जल भराव आने वाले समय में, पहले क्या था मुझे नहीं जान, उसके पीछे नहीं जाना है, लेकिन जल भराव ना हो इसकी भी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं अधिकारियों के साथ लगातार विजिट भी कर रहा हूँ, चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, आने वाले समय में जल भराव से मुक्ति मिलेगी। हाँ, इस समय थोड़ा जब हमारे यहाँ ईएसएल कंपनी हुआ करती थी, ईएसएल जाने से पूरे कानपुर महानगर में एक समस्या तो सबसे बड़ी हम लोग को चुन के आने के बाद जो समस्या झेलनी पड़ रही है वो मार्ग प्रकाश की है। क्योंकि एएसएल जब थी तो उनसे टोल फ्री नंबर था, फोन करिए तत्काल लाइट ठीक हो जाती थी, बनती थी। उसके जाने की वजह से फिर हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जो पहली व्यवस्था थी वो कहीं व्यवस्था कम हुई, कर्मचारी रिटायर हुए, लाइनमैन है नहीं, एक लाइनमैन 5-5 6-6 वार्ड देख रहा है, तो समस्याएं हैं। तो इनका भी सुधार करने अभी सदन आ रहा है, सदन में हम लोग संभवतः कल 28 तारीख को सदन था हमारा, अब 3 तारीख को माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कानपुर में आ रहे हैं, 3 तारीख को सदन है। सदन में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था को हम लोग उठाएंगे कि इसको मजबूती से किया जाए। सफाई की व्यवस्था में मैं सुबह 6:30 बजे 5 बजे से स्वयं हर एक गली में अपने वार्ड के रोड में रहता हूँ, शाम को भी पूरा समय देता हूँ, खुद स्वयं चेक करता हूँ हर चीजों को। और पब्लिक का अगर फोन आता तो मैं एक बार में ही फोन, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो चाहे किसी भी समय हो, मैं उठाता हूँ। कल रात में सीवर की, देखिए दक्षिण में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, और मेरा तो प्रमुख अधिकारियों के, कानपुर शहर के प्रमुख अधिकारियों से एक निवेदन भी है। उत्तर जिले में उधर तो आप रहते हैं, वो आपके ऑफिस है, आपके निवास है, आप वहां से ऑफिस से आते हैं, निवास जाते हैं और घूमते और टहलते, वहां की व्यवस्था तो आपको निगाह में रहती है, लेकिन पुल के इस पार क्या स्थिति है वो जरूर अधिकारियों को विजिट करना चाहिए, उन्हें रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे कानपुर शहर के डीएम साहब हो, चाहे नगर आयुक्त साहब हो, कमिश्नर साहब हो, कोई भी हो, एक बहुत बड़ी आबादी दक्षिण में रहती है, अगर वो एक बार विजिट करेंगे तो बहुत हद तक समस्याओं का समाधान उनके विजिट करने से ही हो जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जब राउंड करते हैं तो इतने व्यवस्थाओं में अधिकारी नीचे स्तर के जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी उसमें भला होता रहता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि दक्षिण में भी विजिट करें, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी साउथ में रहती है, और उनके विजिट करने से हम सबको और जनप्रतिनिधियों को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि करना तो अधिकारियों को ही है, हमें तो आवाज उठानी है, हमें पब्लिक की बात रखनी है, हमने पब्लिक की बात के लिए लड़ना भी है, हमें पब्लिक के बात के लिए निवेदन भी करना है, लेकिन करना सिस्टम अधिकारियों का, करना उन्हीं को है। और जब वो विजिट क्षेत्र दक्षिण में करेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो जीएम साहब हैं जलकल के, आनंद त्रिपाठी जी, वो, उनसे मेरी एक दिन काफी देर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, समस्या के समाधान के लिए वो ठोस कार्य और व्यवस्था बनाने वाले हैं अभी, क्योंकि बड़ा
अमाउंट सीएम ग्रिड में गया है, तो आने वाले समय में, लेकिन चिंता करते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो। ये अच्छी बात है, एक अच्छा अधिकारी अगर आपके कानपुर शहर में आए तो उसका आम जनता को बेनिफिट मिलता है। और अगर अधिकारी ऐसा आ जाए जिसको शहर से कोई लेना देना नहीं, इसको केवल नौकरी से मतलब है, तो जनता का नुकसान है। और आने वाले समय में मैं तो यही प्रयास करूंगा कि सांसद जी, विधायक जी, सभी लोग इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लें, क्योंकि एक सबसे बड़ा दक्षिण के अंदर जलभराव की, और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या है सीवर की। चाहे कोई भी इलाका हो, पास इलाका हो, क्योंकि जब इस दक्षिण शहर को बसाया गया था उस समय 4 इंची सीवर की लाइनें थी, आज हो सकता है 12 इंची की। मल्टी स्टोरी बनती चली जा रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। कर्मचारियों का भी, सफाई कर्मचारियों का भी बहुत अभाव है नगर निगम में। लगातार हम लोग बोलते रहते हैं, अब मृतक आश्रित हो गए, वही कर्मचारी नहीं भर्ती मिल पा रहे हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा अभाव है। तो ये सब चीजें हैं, और उनको देखते हुए भी फिर भी हम लोग विकास में, काम में रात दिन जनता के प्रति जागरूक हो, मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए क्षेत्र में बिल्कुल हर समय मौजूद रहते हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ अभी वाई ब्लॉक विराटनगर संबेल से लेके नवस्ता चौराहे तक 20 फुट गहरी सीवर लाइन है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। मैंने खुद कल रात में 11:30, 12, 1 बजे तक मैं रहा हूँ। सुपर साकर मशीन आई थी, उस पे 20 फुट गहरे सीवर लाइन के अंदर जब मास्क लगाकर, ऑक्सीजन लगाकर कर्मचारी उतरा और 20 मिनट उस पानी के अंदर रहा है, तो मेरे तो, क्योंकि वो भी मनुष्य है जी, और कहीं ना कहीं पेट के लिए या उसके लिए परिवार, घर परिवार छोड़कर आया। हमने कहा कि अगर कोई दुर्भाग्यवश मान लो ऑक्सीजन में रुक जाए, कमी हो जाए, तो स्थिति बहुत खराब होगी। तो विभिन्न परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं, और मैं खुद रात में 12:30, 1 बजे तक खड़े होकर सीवर लाइन की सफाई करवाता रहा हूँ, और सुबह 6 बजे से अपने वार्ड में प्रत्येक गलियों में रहता हूँ, क्योंकि मैं जब तक नहीं रहूंगा, मैं गली नहीं घूमाऊंगा तो मुझे नहीं पता चले कहाँ झाड़ू लगी, मुझे नहीं पता चले कहाँ नाली भरी, मुझे नहीं पता चले कहाँ सीवर भरा, मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी लाइट खराब है, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन कर्मचारी आया या कौन कर्मचारी नहीं गया। तो जब नैतिक जिम्मेदारी जनता आपको देती है और जनता आपको चुनती है, तो आपका धर्म और आपका कर्म दोनों बनते हैं कि उनके उसके प्रति आपकी जवाबदेही रहनी चाहिए कि आप किस तरह, कब तक, कैसे सजगता आपकी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये चीजें नहीं मिलती। अगर आपको मिली है तो आप उस पर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई, और इन्होंने अपना राज बता दिया कि जनता के दिलों पे कैसे राज करते हैं और क्यों करते हैं। इन्होंने बता दिया कि हर समय हम जनता के लिए सुलभ रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के हम रात तक कंटिन्यू ये फील्ड में रहते हैं, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने साथ ही साथ में जनता से भी अपेक्षाएं की हैं, और उम्मीद है कि जनता भी इनका पूरा सहयोग करेगी। जिस प्रकार से वो अपने घर के आंगन को साफ करते हैं, इसी प्रकार से अगर सड़कों को भी साफ करेंगे, ध्यान रखेंगे, साफ नहीं करेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे, तो भी हमारी सड़कें, हमारा शहर स्वर्ग के समान हो जाएगा। अधिकारियों से भी अपील की आपने। अधिकारी जो उत्तर क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर क्षेत्र में ही ऑफिस है, जिसकी वजह से वो दक्षिण क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, तो उनसे भी आप अपील कर रहे हैं बराबर कि दक्षिण क्षेत्र में आए। यदि वो दक्षिण क्षेत्र में आने लगेंगे तो उससे ही बहुत सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया, बहुत अच्छी बात।